अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। और डिस्क्लाइमर, ये वो चैप्टर है जो आम तौर पे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादातर, या एक मतलब थॉरोली नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ बेसिक्स करवा दिए जाते हैं ताकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक आधा ऐसा आ जाए जो आपको अटेम्प्ट भी लाजमी करना हो तो आप कर सके। आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर कॉलेजेस, लेकिन हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया था सही से, जिसकी वजह से ये चैप्टर वीक तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल फारिग कहूँगा कि मेरे इस चैप्टर पे ग्रिप ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो। ना मैंने अपने पेपर्स के दौरान ये तैयार किया, मैंने इस चैप्टर को देखा तक नहीं। मैंने ई कैट के दौरान भी इस चैप्टर की हल्की फुल्की सी चीज़ें सिर्फ देखी थी, बाकी मैंने इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं किया। हल्की फुल्की चीज़ों में भी वो जो आ जाता है, वो पी वी क्यू, पी एंड क्यू वाला, ये वो चीज़ें, मतलब ये हल्की फुल्की टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, कंजक्शन, बाइजेक्शन, ये चीज़ें हल्की फुल्की देखी थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस चैप्टर पे मेरी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं थी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसको थोड़ा सा पहले तैयार किया। अब हो सकता है कुछ कमियां कोताहियां रह गई हों, अभी भी रह गई होंगी, डेफिनेटली रह गई होंगी। मैं वैसे भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फ़िज़िक्स मेरा थोड़ा है, मेजर एरिया है होल्ड जो मैं करता हूँ, लेकिन मैथ भी ठीक ठाक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे जो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता। मुझे इस चैप्टर में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इवन मैं तो ये स्किप करने वाला था। मैंने इस चैप्टर 2 से पहले चैप्टर 3 बना लिया था, जो प्रेजेंटेशन थी बना ली थी वो, लेकिन स्टिल मैंने सोचा स्किप नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का बेसिक्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। तो वो बेसिक्स ही यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोगों को फिर से बता दूं, 100% श्योरिटी नहीं है कि मेरी बातें आपको सही लगे। हो सकता है मैं कहीं पे गड़बड़ कर दूं, तो जो गड़बड़ होगी उसके लिए एडवांस में माजरत। स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट सेट है सबसे पहले, जो सिंपल सा, मैं डेफिनेशंस यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखी हुई हैं सिंपल वर्डिंग में, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि है क्या। फाइनाइट सेट क्या होता है कि जिस किसी सेट में एलिमेंट्स की एक लिमिट हो, यानी कि कोई रेंज हो। 1 to 100 कह सकते हैं, 1000 कह दें, 10,000 कह दें, 1 लाख कह दें, 10 lakhs कह दें, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी कह दें, एक लिमिट हो, एंड पॉइंट हो, तो सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें कोई नंबर की हमें कोई रेंज नहीं पता, वो कहीं पे भी जाके रुक सकता है, शायद कभी रुके ही ना, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। उसमें जैसे कि ये 1 2 3 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगा, कोई हमें रेंज का अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद होता है नल सेट, या उसे वॉइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसे कहते हैं खाली सेट। ठीक है, इसे इससे भी शो करते हैं और इसे इस सिंबल से भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इस सेट में ज़ीरो भी लिख देंगे ना, तो ये सिंगल्टन सेट बन जाएगा। मैं ये बता दूं, ये नहीं सोचना कि ज़ीरो है, ज़ीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन जब सेट में आप ज़ीरो लिख देंगे ना, वो एक एलिमेंट बन जाएगा, तो उसे हम कहते हैं सिंगल्टन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, उसे सिंगल्टन सेट कहते हैं। उसके बाद आता है इक्वल सेट, सेम एलिमेंट एंड देयर ऑर्डर डजेंट मैटर। इक्वल सेट वो वाला होता है जिसमें दोनों सेट्स में, या तीनों हो, अगर कंपेयर 3 का कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, जितने भी हो, तो उनमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मिसाल मैंने दी हुई है 1 2 4, और बी में है 4 1 2। ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स मैटर करते हैं, दोनों में सेम ही होने चाहिए। यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 4 है, वहाँ भी 4 है। तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट कहते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता एक आता है इक्विवेलेंट सेट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक सेट है 1 2 3 4 5, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट है ABCDE, उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं इस वक्त। इक्वल सेट कब होते हैं? जब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 होता है, यहाँ पर भी ABCDE होता, तो तब ये जाके इक्वल सेट के एग्जाम्पल बन जाते हैं। सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज सबसेट ऑफ B, और इसे सिंबॉलिकली ऐसे शो करता है कि A सबसेट है B का। ये आपको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए अगर MCQs आ जाते हैं। हाँ, ई कैट में इस चैप्टर में से आते हैं MCQs, एक दो इक्का दुक्का मतलब आ ही जाता होता है, अक्सर आ जाता है। हो सकता है इस साल कोई भी ना है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। लेकिन नेक्स्ट में
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नस्ट के हवाले से अगर जो कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये कॉन्सेप्ट्स रखने उसे उन्हें रखने चाहिए कम से कम। इसका मतलब अब क्या है? इसका ये मतलब होता है कि सबसेट तो है, ए सबसेट है बी का। इसका ये मतलब है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा भी बी में कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स देन इट हैज़ 2 की पावर n सबसेट एंड 2 की पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट कितने होंगे वो बता रहा है। उसको बता देते हैं सुपर सेट पे। इफ़ अब ये अभी हमने ऊपर देखा था, इफ़ a इज़ सबसेट ऑफ b देन b इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ a। यानी ये उल्टा हो जाता है, सिंबल भी ये देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया और साथ नीचे वो इक्वल वाला जो साइन होता है, लाइन आती है, वो ख़त्म हो गई है। तो इसे क्या पढ़ते हैं? बी सुपर सेट ऑफ ए। चीज़ सेम है, एग्जाम्पल भी देखें सेम है, बस पढ़ने में फ़र्क डाल दिया अब हमने यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पे। ये भी कुछ उसी तरह ही है, सिम्बॉलिकली तो बिल्कुल सबसेट की तरह है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब एटलीस्ट का है, यानी कि कम अज़ कम एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों। एटलीस्ट वर्ड पे ना गौर किया करें, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में आता है। चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर ये यूज़ करता है वर्ड। तो एटलीस्ट पे गौर करना है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम अज़ कम एक, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ एक ही हो। देन सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर सबसेट पे। एवरी सेट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, द सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। उसके बाद है पावर सबसेट। ये आप लोगों ने पावर सेट आई थिंक क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर याद हो किसी बच्चे को तो। 2 की पावर n से होता है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी उसकी पावर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक 1 2 का मैंने सिंपल एग्जांपल ली हुई है, तो इसके जो होंगे सबसेट क्या आ रहे होंगे? खाली सेट होगा पहले, फिर 1 का अलग, 2 का अलग, 1 2 का अलग। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर 3 कर देते और 8 बन जाता, तो फिर आता खाली सेट, फिर 1 का एक अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, फिर 1 2 का अलग, 1 3 का अलग, फिर 2 3 का अलग, फिर 1 2 3 का। इस तरह बनता है। ये आप लोगों ने, मुझे तो एटलीस्ट याद है, क्लास 8 में पढ़े ही हैं आप लोगों ने ये चीज़ें। यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट्स अंडर आ पर्टिकुलर डिस्कशन, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और आगे एक और सेट है बी जिसमें 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे कंबाइंड। जैसे कि ये नीचे एग्जाम्पल है कि मैं कहता हूँ ए जो है ऑड नंबर का सेट है अप टू 10, और बी जो है इवन नंबर्स का सेट है अप टू 10। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें सारे के सारे ही एलिमेंट्स ये वाले आ रहे होंगे, कंबाइन दोनों ही आ रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एम। नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे n की पावर m। नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे या कोरेस्पोंडेंस जो होंगे वो होंगे 2 की पावर m क्रॉस n। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होंगे वो n परमुटेशन n यानी कि n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा जब n इक्वल टू m हो। और नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस जो होंगे वो n परमुटेशन m होगा, n ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए m के। और a क्रॉस b जो है उसके एलिमेंट्स भी n क्रॉस m ही होंगे। अब आ जाता है रिलेशन ए एंड बी के दौरान। ये कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। ये वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टेबल्स थी जिन्हें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता, लेकिन मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें की हैं, बाकी आप लोग डेफिनेटली बुक से देखोगे, हल्की फुल्की ऐसी की हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू खाली सेट कह रहे हैं, एम्प्टी सेट है। तो ये कब एम्प्टी सेट होता है? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट हो। ओवरलैपिंग के केस में खाली सेट नहीं होता, डिसजॉइंट के केस में होता है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि यानी कि जो ए में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बी में एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, यानी दोनों में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी सेम मौजूद नहीं है। तो इस केस में पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा, हाँ कोई कॉमन तो है ही नहीं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा? नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स और नंबर ऑफ बी। जब अब इसी का यूनियन ले रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि जितने ए के एलिमेंट्स हैं जितने बी के एलिमेंट्स हैं वो दोनों कंबाइन हो रहे होंगे। डिसजॉइंट सेट की बात हो रही है, ये कंडीशन नहीं भूलनी, क्योंकि अगर डिसजॉइंट यहाँ पे ना होता, ओवरलैपिंग होता, तो ये प्लस वाला केस नहीं लगना था। वो आगे हम देखते हैं, आगे वो भी है।
अच्छा जी, नंबर ऑफ़ ए माइनस बी जो सेट होगा, अब सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे, दोनों में सेम तो कोई है नहीं, यानी तो कोई मिस तो होगा ही नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स ए के आ जाएंगे। और अगर बी माइनस ए लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली सेट के इक्वल ना हो, यानी कि ए और बी ओवरलैपिंग सेट हो, यानी कि दोनों में कोई ना कोई सिमिलर एलिमेंट्स मौजूद हों, सेम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कितने मैच हो रहे हैं, उतने ही आ जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होंगे एलिमेंट्स, वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन के केस में जो आ रहा है। इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स हैं आगे मैंने रखी हुई हैं, वो हम जब करेंगे तो तब आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो रही होगी समझने में कि बातें हो क्या रही हैं। इसी तरह ये बाकी सारे रिलेशंस लिखे हुए हैं, ए सबसेट ऑफ बी हो जब बी सबसेट ऑफ ए हो, तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस, मेरी नॉलेज बहुत कम है फंक्शंस में, तो कोई मिस्टेक हो एटलीस्ट इसमें तो बिल्कुल ही कम है, तो मैंने हल्का फुल्का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लिख दिया। फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इनटू फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन जैसे कहते हैं, वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन जैसे कहते हैं, ऑन टू या वन टू वन बाइजेक्टिव फंक्शन जैसे कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई हैं। ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि रेंज ऑफ एफ डज़ नॉट इक्वल टू बी होता है किस केस में? इनटू फंक्शन के केस में। और रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी होता है सरजेक्टिव फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में प्रीवियस पेपर्स में आया भी हुआ है। तो आपको सिर्फ बेसिक का अंदाज़ा होना चाहिए, एटलीस्ट हल्का फुल्का ना माइंड में इमेज होना चाहिए कि क्या चीज़ है। नहीं समझ आती छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों ने कोई मैथ में जाके आगे एक्सपर्ट नहीं बनना, आपने इंजीनियर बनना है। उसके बाद आते हैं ग्रुप पे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टैटिक इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ़ बाइनरी ऑपरेटर सेटिस्फाई। अब बाइनरी ऑपरेटर्स चार किस्म के होते हैं, प्लस भी होता है, उसमें एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन होती है। तो ग्रुप कब होता है कोई? जब वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो। उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? द क्लोयर एक्सियम, द एसोसिएटिव एक्सियम, उसके बाद होता है आइडेंटिटी एक्सियम और साथ होता है इन्वर्स एक्सियम, वो हम देखते हैं आगे। तो क्लोयर एक्सियम क्या है? वो कहता है कि ए और बी बिलोंग करते हैं किसी ग्रुप से। अच्छा, ये आप वैसे देख लें, हम इसके एग्जांपल ही करते हैं ताकि आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये सिर्फ आप लोग ऐसे जनरल वे में देख लें, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने बैठे तो हवा में बातें करने वाला काम हो जाएगा और आप लोगों के लिए थोड़ा मसला आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देख ली होंगी आप लोगों ने चारों जो हैं हमारे पास। अगर इन चारों में से कोई एक भी सेटिस्फाई ना हो, तो वो एलिमेंट जो है वो ग्रुप में लाई नहीं कर रहा होगा। ये हमारे पास है, इसका एग्जाम्पल भी है क्या था, प्रूव दैट जी इज़ इक्वल टू। अब उसने एक लिहाज से सेट का नाम मुझे इस वक्त माइंड में नहीं आ रहा, आई थिंक ये इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 दोनों तरह की वैल्यूज़, यानी सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं डेसिमल को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसमें आ रही हैं। कहते हैं फॉर्म्स अ ग्रुप, ये प्रूव करना है। फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर एडिशन, प्लस के साथ कहता है कि बताएं कि जी ये ग्रुप है कि नहीं है, ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी क्लोयर एक्सियम को सेटिस्फाई करना है। मैंने कोई से दो एलिमेंट्स यहाँ से ले लिया, मैंने ले लिया 5 और 6। ठीक है, अब क्लोयर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 5 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11, यानी कि दोनों को ऐड किया है तो जो एक रकम आई है मेरे पास वह इसमें मौजूद है। हाँ जी, यहाँ पे आगे जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो आ रहा है, तो 11 बिलोंग करता है जी को। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं एसोसिएटिव एक्सियम पे। तो इसके लिए हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्सियम नहीं वैसे से एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एक्सियम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे लॉ ही लिख देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कोई भी 3 रैंडम वैल्यूज़ लिए, आप कोई भी दिल करे ले सकते हैं। मैंने 3 4 5 लिया, आप 1 2 3 ले सकते हैं, आप 5 6 7 ले सकते हैं, आप 9 8 10 ले सकते हैं, कोई भी ले लें, रैंडमली सिलेक्ट करें। अगर उसका आंसर उसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने ले लिया 3 4 5, तो वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, दोनों इक्वल आ रही हैं, 12 इक्वल टू 12, और 12 बिलोंग भी कर रहा है ग्रुप से। तो इसका ये मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब अभी तक तो ग्रुप है। जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी एक्सियम। ठीक है, तो आइडेंटिटी
इन दिस सेट इंटीजर्स 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 भी एग्जिस्ट करता है। 2 प्लस आइडेंटिटी है क्या सिंपली कि यानी कि जिसका जो एक ओरिजिनल नंबर होगा उस पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, जो उसका वजूद है वो वैसे का वैसे रहे। ये एक एडिशनल आइडेंटिटी होती है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिशनल आइडेंटिटी जो है 0 है। क्या होता है कि जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करें तो वो ही रहता है, जैसे कि 2 प्लस 0 किया है 2 ही है। हेयर 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आवर ग्रुप, जो कि यहाँ पे मौजूद भी है इस हमारे पास ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद है इन्वर्स एक्सियम। तो इन्वर्स में क्या होता है कि जो एक नंबर पॉजिटिव में है उसका नेगेटिव भी मौजूद है, और उसे अगर प्रूव करें तो 0 के इक्वल आ रहा हो, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी एक्सियम था। दिस मीन्स इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन द ग्रुप, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव की वैल्यू होगी वो नेगेटिव की भी होगी, यहाँ पे जो पॉजिटिव की वैल्यू होगी वो नेगेटिव की होगी। अगर पॉजिटिव 100 आ जाता है तो -100 भी आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये ग्रुप है, हमने प्रूव करना था, तो इसका मतलब है कि हाँ जी प्रूव हो गया कि ये ग्रुप है। उसके बाद अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे ग्रुपॉइड की। अब ग्रुपॉइड कब होता है? जब वो सिर्फ क्लोयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे या क्लोयर एक्सियम को सेटिस्फाई करो तब वो ग्रुपॉइड होता है। सेमी ग्रुप कब होता है? जब वो क्लोयर एक्सियम और एसोसिएटिव लॉ दोनों को सेटिस्फाई करे तो उसे सेमी ग्रुप कहते होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो भी हो, ठीक है। उसके बाद मोनोइड कब होता है? जब क्लोयर एक्सियम, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी एक्सियम तीनों सेटिस्फाई हो तो तब वो मोनोइड होता है। और अबिलियन कब होता है? जब ये चारों तो करें ही करें और साथ कम्यूटेटिव लॉ भी। अब देखें, जब ये चारों होंगे, सिर्फ 1 2 3 और ये 4 होंगे, तब वो ग्रुप होगा। अबिलियन ग्रुप तब होता है जब कम्यूटेटिव लॉ भी उसमें सेटिस्फाई हो रहा हो। तो ये चारों डेफिनेशन पांचों अपने टाइम में मुझे कभी ये समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लेक्चर के लिए जब तैयारी की है तो अब मुझे भी एक क्लैरिटी हो गया कि एटलीस्ट ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, अबिलियन होती क्या चीज़ें, मुझे कभी नहीं पता था इनका, मुझे हमेशा भूलती थी। इवन मैंने जब पास पेपर सॉल्व करने थे तो मैंने पहले बुक खोल के साथ चीज़ें देखी थी, फिर जाके ये किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनी कंडीशनल एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव आर इक्विलेंट, द कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विलेंट, द कन्वर्स ऑफ पी अप्रोचेस टू क्यू इज क्यू अप्रोचेस टू पी, द इनवर्स ऑफ पी अप्रोचेस टू क्यू इज, दोनों साइड पे ये एक सिंबल्स आता है, मुझे याद नहीं है इस वक्त क्या कहते हैं इसे। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ पी अप्रोचेस टू क्यू इज, वही सिंबल दोबारा आ गया। द पावर सेट ऑफ एनी एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। देखो, एम्प्टी सेट कोई भी होगा, अगर उसका पावर सेट पूछ रहा है, एम्प्टी सेट है इसका मतलब एलिमेंट कोई भी मौजूद नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, तो फिर भी 1 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि पावर सेट जो है ना, किसी भी एलिमेंट एम्प्टी सेट का भी एम्प्टी नहीं होगा। पावर सेट में एटलीस्ट एक तो ज़रूर ही आ रहा होगा सेट, वो खाली सेट होगा। इफ़ आ सेट बी हैज़ m एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट पावर ऑफ बी कंटेन्स एग्जैक्टली 2 की पावर m सेट, ये हमने पीछे वैसे डिस्कस कर ही लिया। अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, उसे एब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। एंड स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू आर फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रूथ टेबल वैल्यूज, इसे कहते हैं कंटेंजेंसी। और अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ये 3 टाइप्स हैं। ये इससे रिलेटेड कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन एक दफ़ा पेपर में आया भी हुआ है। उसके बाद आते हैं कंजंक्शन क्या है। व्हेन पी एंड क्यू आर एक्सप्रेस्ड इन पी एंड क्यू फॉर्म, ठीक है, या इंटरसेक्शन कह रहे हैं, जो भी कहते हैं, एंड कह देता हूँ मैं इसे और कह देंगे, ठीक है। तो एंड पी एंड क्यू फॉर्म, इफ़ पी एंड क्यू आर ट्रू देन, यानी कि पी की वैल्यू भी ट्रू हो और क्यू की वैल्यू भी ट्रू हो, तो पी एंड क्यू इज़ ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। यानी जब पी फॉल्स होगा क्यू ट्रू होगा तब भी फॉल्स होगा, जब पी ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा तब भी फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो तब भी फॉल्स रिजल्ट आ रहा होगा हमारे पास। उसके बाद है डिसजंक्शन। व्हेन पी एंड क्यू आर एक्सप्रेस्ड इन पी और क्यू, इफ़ पी आर एंड क्यू आर फॉल्स, सिर्फ पी एंड क्यू जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू रिजल्ट आ रहा होगा। उसके बाद इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। व्हेन पी एंड क्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय पी अप्रोचेस टू क्यू, if q is false then p approaches to q is false, otherwise p approaches to q is true। यानी कि सिर्फ एक ही केस में ये होगा false, वो है जब q false हो। बाइकंडीशनल आर इक्विलेंस। व्हेन पी एंड क्यू आर एक्सप्रेस्ड इन, इस इक्विलेंट का आई थिंक यहाँ इक्विलेंस का ही साइन है, वैसे ऊपर लिखा भी है, मेरे दिमाग से निकल गया। इफ़ बोथ पी एंड क्यू आर इधर ट्रू आर फॉल्स देन इक्विलेंस इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि दोनों बोथ पी एंड क्यू आर इधर ट्रू, या तो ट्रू हों
या फिर फॉल्स हो, उसी केस में ही ट्रू होगा, अदरवाइज हम फॉल्स ही रहेगा। यानी अगर दोनों में से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, 5-6 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, 6 हैं 7 हैं तकरीबन। इसमें से कहता है कि विच वन इज़ नॉट अ सेट, इनमें से कौन सा सेट नहीं है। 1 2 3 सेट है, 3 4 5 सेट है, 2 4 3 2 सेट नहीं है। अब ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट 2 दफ़ा आया है। हमेशा हर सेट में एक एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज़ माइंड में रखना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाता है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सेट नहीं है, तो आपने इस तरह की निशानी को देखना है, या फिर अगर ब्रैकेट ना लगी हुई हो ये देख सकते हैं। और निशानियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही होगी अगर आता है। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इस पे इन ऑपरेशंस पे काम करना है, काम करके देखेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आंसर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, नीचे साथ ही भी शेयर कर दे कि जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस पर करेंगे तो नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा सारी प्रॉपर्टीज़ को। वो जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ना ऊपर हमने देखी थी अभी, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एक्सियम और इन्वर्स एक्सियम, वो सारी की सारी सेटिस्फाई ये नहीं कर पा रहे होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में तो हो सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। If a set A has 3 elements, B has 6 elements such that A is subset of B, then the number of elements in A intersection B। अब वो टेबल याद करो जो मैंने शुरू में करवाई थी आप लोगों को, उसमें टेबल में थर्ड में देखना था हमारे पास क्या है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर से, भूल चुके होगे वैसे भी। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, A सबसेट है B का, और केस यहाँ पे पूछ रहा है इंटरसेक्शन का, तो आंसर हमारा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात है, ए सबसेट बी है, कहता है कि तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे उसने लिख दिया, अदरवाइज इसे एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, वो 3 के इक्वल होगा। जितने एलिमेंट्स ए में होंगे उतने ही, देखो ना सबसेट है, इसका मतलब कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं जैसे उसने कहा हुआ है। ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। मैं कहता हूँ 2 4 और 6 हैं। अब जब मैं उनका इंटरसेक्शन लूँगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 और 6 ही आएंगे। यानी कि वो किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब क्यों ऐसे है, यहाँ पे ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि जो भी ए में मौजूद है एलिमेंट वो बी में भी मौजूद है, इसलिए मैंने 2 4 6 लिया है। ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। ऐसे भी हो सकता था कि मैं 9 8 10 ले लेता और वहाँ पे 1 2 6 लिए होते, फिर मैं कहता कोई भी मैच नहीं हो रहा तो 0 बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने खुद कंडीशन दी है। ये मैं काम तब करता जब वो डिसजॉइंट सेट कह रहा होता। ओवरलैपिंग का केस हो तो 1 2 देख सकते हैं कितना, लेकिन यहाँ पे सबसेट का केस है, तो उस हिसाब से हमने सिंपली n इक्वल टू एन ए आ जाएगा। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू 3 4 देन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहता है, a में बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे तो है, तो गलत हो गया। a यूनियन अगर आप b लेंगे तो सारे ही आ जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा होगा। b में बिलोंग नहीं करता तो ये ट्रू है, हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कर भी लें तो a माइनस बी करें तो 1 2 ही आंसर आएगा। तो उस हिसाब से देखें तो 1 तो बिलोंग कर रहा है उसमें, तो ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, सिर्फ b हमारे पास ऑप्शन बच जाता है जो करेक्ट है। अब पहले मैंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसी फॉर्म में दे दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 16, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10। देन कहता है कि ये फाइंड करें। अब इसका फार्मूला हमने शुरू में देखा था पीछे, ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो इससे सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 20 है, ये हमारे पास 16 है, 20 प्लस 16 36 हो जाएगा, -10 करेंगे तो 26 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 60% लाइक चॉकलेट एंड 70% लाइक स्ट्रॉबेरी, देन परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी इज। तो सिंपली आपने इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करना है और टोटल जो परसेंटेज होती है 100%, उसमें से माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 30 आंसर बन जाता है हमारे पास यहाँ पे। ये नीचे लिखा है पीपल हु लाइक बोथ।
लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू। कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, कहते हैं उनमें से कौन सी चीज़ है जो हमेशा ट्रू रहेगी। अब इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे नीचे लिखी हुई है, ये देख लें साहब। इस चीज़ का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी जो है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए यूनियन बी में हमेशा सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जो दोनों में सेम हो। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज भी हमारे पास ऑटोमेटिकली गलत हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैंने बताया ये स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूंगा कि ऑप्शन एलिमिनेट स्ट्रैटेजी के साथ जब आप एग्जाम में जाते हैं तो इससे आप ये देखो ना, चॉइस, पहले मेरे पास चॉइस था कि मैं कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा, 25% चांसेस है कि मेरा आंसर ठीक होगा, 75% चांसेस है कि मेरा आंसर गलत होगा। क्यों ऐसे होगा कि तीन ऑप्शन तो गलत हैं, सिर्फ एक ठीक होगा उनमें से, जैसे प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ 25% चांस है मेरा आंसर ठीक होगा। अब मैंने जब ए और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, यानी 50-50 है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो वो करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति शो में, तो वहाँ पे 50-50 जो लाइफ लाइन लगती है, उससे जब दो ऑप्शन गायब हो जाते हैं ना, उसका ये मतलब होता है कि अब आपके पास चांस ज़्यादा है। यानी आप दो में से ए बी सी में से तुक्का लगाओगे ना, तो हो सकता है कि वो तुक्का सही हो। इसका चांस कितना है, 50% चांस है, होने को गलत भी हो सकता है, लेकिन 50-50 है अब गेम आपके पास। अब यहाँ पे दूसरे में कहता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सुपर सेट है, ए यूनियन बी जो है वो सुपर सेट है ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये चीज़ ट्रू हो सकती है। और यहाँ पे सी में कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये किसी एक आधे केस में ट्रू हो भी सकता है। उसने कहा ना ऑलवेज ट्रू पूछा है, तो ऑलवेज ट्रू ये वाला तो हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। अगर आपको बी ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता तो आप सी को एलिमिनेट करेंगे तो आपका डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ ए को समझना पड़ेगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। पेपर में ये वाली स्ट्रैटेजी अगर लगाएं तो चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं कि आपने ठीक ऑप्शन क्लिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है, इस चीज़ के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जितनी मेरी नॉलेज थी इस चैप्टर के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस में वो जो टेबल्स वाले थे, ट्रुथ टेबल्स वाले, वो मैंने क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे ज़्यादा कराए। इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें भी हैं, वेन डायग्राम्स भी हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोग कर सकते हो, मतलब मुश्किल नहीं है। वेन डायग्राम्स का अगर कहेंगे तो अलग से छोटा सा सेशन कर लेंगे, लेकिन वो हो सकते हैं, वो 7वीं 8वीं क्लास में आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होंगी। मैंने भी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया भी था, तो उन्हें तो करवाई हुई हैं। मुझे तो एटलीस्ट वो चीज़ें याद ही हैं अभी भी। तो अगर आप लोगों को भी याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो मैं भी रेकमेंड कर देता हूँ 7-8 की मैथ की बुक ले लो। चैप्टर नंबर 1 में ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 7 में तो कंफर्म है, 8 में शायद मे बी अब बुक्स चेंज हुई हैं तो मे बी ना भी हों, तो 7 में तो कंफर्म है, आप वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।